सलाम साथियों, मेरा नाम सत्यम है और आज हम प्रलेस घाटशिला की ओर से आयोजित हरिशंकर परसाई को याद करते हुए वेबिनार में भाग लेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म आज के ही दिन 1924 में हुआ था। हरिशंकर परसाई एक प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे और वो अपने समय से ही हर रूढ़िवादी मानसिकता के व्यक्ति के लिए डंडे का काम करते थे और प्रगतिशील समाज के लिए झंडे का। हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं के साथ ऐसा एक दुखद हादसा हुआ है अभी कि जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, हरिशंकर परसाई जी की सारी रचनाएं, चाहे वो गांधी जी को महात्मा गांधी को चिट्ठी पहुंचे हो, आवारा भीड़ के खतरे हो, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हो, या तो बीजेपी के बदलते नाटक हो, ये सब समय के साथ और भी ज्यादा प्रासंगिक हुए जा रहे हैं। और जो उस वक्त में, उस दौर में शायद एक व्यंग्य के तौर पर लिखे गए थे, ये बहुत दुखद हमारा यथार्थ है कि वो अब भविष्यवाणी साबित हो रहे हैं। तो इसी सोच के साथ विकलांग श्रद्धा के दूसरे दौर पर बात करने के लिए मैं आपको अपने तीनों वक्ताओं से मिलाना चाहूंगा। हमारे पहली वक्ता हैं रीवा जी। रीवा जी का जन्म मध्य प्रदेश के एक कस्बे गोविंदगढ़ में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी की है और वो मीडिया में 10 साल से सक्रिय कार्य कर रही हैं। 8 साल से समय के साखी जो साहित्य पत्रिका है उसका संपादन कर रही हैं। उनका कविता संग्रह मायालोक से बाहर और पुस्तक नरेश सक्सेना का व्यक्तित्व और कृतित्व, इसका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की मीडिया मीमांसा और मीडिया नवचिंतन पत्रकार के कई अंकों का संपादन कर चुकी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में भी के जो बृहद कथाकोश कथादेश के संपादन से भी संबद्ध है। और ये जो है, ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रगतिशील लेखक संघ की सचिव मंडल के सदस्य हैं। तो मैं बिना समय जाया किए चाहूंगा कि रीवा जी आप अपना वक्तव्य पेश करें। आरती जी को नमस्कार बोल दीजिए। हाँ रविंद्र जी नमस्कार, आपको भी, शशि कुमार जी को भी नमस्कार। सबसे पहले मैं घाटशिला प्रलेस इकाई के, आवाज मेरी सत्यम पहुंच पा रही है वहां तक? जी जी मैम, बहुत क्लियर आ रही है। तो नहीं फिर मुझे सबसे पहले मैं घाटशिला इकाई के, घाटशिला प्रलेस इकाई के शेखर मल्लिक जी को, ज्योति मल्लिक को बहुत बधाई देती हूँ और उनका शुक्रिया भी कहती हूँ कि वे लगातार इस तरह के कामों को बहुत लगन के साथ और बहुत नए नए तरीकों के साथ भी करते जा रहे हैं। पिछले 1 साल से उनके कार्यक्रम हमारे बीच में आते रहे हैं। हम किसी न किसी माध्यम से उनकी गतिविधियों से रूबरू होते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष शशि राय जी को मेरा नमस्कार है। हमारे साथ ही बिहार प्रलेस के महासचिव रविन्द्रनाथ जी को भी मेरा नमस्कार पहुंचे और भाई सत्यम को भी मेरे तरफ से नमस्कार है और आज के संचालन के लिए उनको बधाई। हरिशंकर परसाई पे हम लगातार, खासकर प्रलेस इकाई में भी और तमाम तरह की अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, खासकर उनके जन्मदिन पे इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। साल भर हम देखेंगे कि हरिशंकर परसाई किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरह से लगभग सभी साहित्यिक माध्यमों के अलावा भी सामाजिक और राजनीतिक तबके में पूरी तरह से कोड किए जाते हैं और लगभग किसी भी विषय पे बात करते हुए और परसाई जी को याद किया जाता है कि इस विषय पर बात, किसी भी विषय पर बात हो रही है, परसाई जी ने ये कहा था, परसाई जी ने ये कहा था। तो इतने दिनों के बाद भी आप देखेंगे कि जो हमारे समसामयिक मुद्दे होते हैं वे जनता के पास तक इतनी आसानी से पहुंचते हैं, इतनी सरलता से पहुंच जाते हैं, इसीलिए उनकी भाषा शैली, बाकी चीजें भी उतनी ही सरलतम होने की जरूरत होती है। मैं परसाई जी के, मैं साहित्यिक एक अवदान और परिदृश्य पे थोड़ी सी बात करूंगी और परसाई जी के कुछ कहानियों को लेकर के बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं यह कह दूं, और उनके राजनीतिक और बाकी मुद्दों पे हमारे साथ रविन्द्रनाथ जी हैं, वो बात करेंगे और शशि राय जी बात करेंगे, मुझसे सीनियर है। मैं साहित्य से सीधे सीधे मेरा नाता है और एक संपादक होने के नाते और कवि होने के नाते भी, तो मैं उनकी रचनाओं को लेकर के ही बात करना चाहूंगी।
तो सबसे पहले मैं जब हरिशंकर पारसाई का नाम लेती हूँ तो मुझे कहानी का ध्यान आता है। मेरे जेहन पे व्यंग लेखक हरिशंकर पारसाई नहीं आते, क्योंकि व्यंग कोई विधा नहीं थी पारसाई जी के पहले तक। पारसाई जी ने कहानी को ही चुना अपने बात कहने के लिए, जिस तरह से उनके समय में बहुत सारे लोगों ने चुना था। वो नई कहानी का दौर था कहानी में, और प्रेमचंद के बाद कहानी ने अपना एक स्थान बना लिया था साहित्य में। और उसके बाद में रेणु आते हैं, जनन कुमार आते हैं, निर्मल वर्मा आते हैं। ये सारे बड़े नाम हैं जो बड़े परिदृश्य में आते हैं, और कहानी एक अच्छे मुकाम पे तब तक पहुंच गई थी, अपने बिल्डअप की तरह अपने आप को और दिनों दिन उन्नत करती जा रही थी। ऐसे ही दौर पे जब एक तरफ कहानी के एक त्रयी कहे जाते थे, मोहन राकेश कहे जाते थे, और राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा, ये तीनों कहानी की त्रयी के रूप में काम कर रहे थे। और दूसरी तरफ कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और वगैरह वगैरह, मध्य प्रदेश से भी हमारे बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद की पीढ़ी में ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह और काशीनाथ सिंह वगैरह बहुत सारे नाम आते हैं। उस समय जब पदार्पण होता है साहित्य के क्षेत्र में हरिशंकर पारसाई का, तो उन्होंने फॉर्मेट कहानी का ही चुना था अपने लिखने के लिए, कहानी के माध्यम से ही चुना था। लेकिन उनकी भाषा शैली अलग थी, कंटेंट उनके वही थे, उनका क्या कहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी वही था, अपने आसपास का था। लेकिन उन्होंने जो भाषा शैली है वो बिल्कुल अलग चुनी। उन्होंने एक जनता की भाषा सुनी। जब हमारी कहानियों के विषय मध्यम वर्गीय रुझानों की तरफ बढ़ रहे थे, आजादी के बाद एक तरह का मोह भंग, और जिस तरह का विकास था आधा अधूरा, और उस दायरे के भीतर, मनुष्य के भीतर बढ़ती हुई विसंगतियां, उसकी अपनी आत्मकुंठाएं, और उसके टूटन घुटन का सा माहौल जो साठोत्री कहानी में बड़े पैमाने पे दर्शाया गया, वो सारी चीजें चल रहा था। उस समय हरिशंकर पारसाई ना पूरी तरह से गांव की तरफ जाते, ना महानगर की तरफ जाते, और ना एक कस्बा को ही अपना केंद्र बनाते। वो केवल अपने आसपास के माहौल को एक केंद्र बनाते। कहा जाता है उनके जानने वाले, हम तो 95 में परसाई जी की मृत्यु हो गई, और 95 में हम हाई स्कूल कर रहे थे तब, तो उनसे मिलने का कभी सौभाग्य मिला नहीं। लेकिन उनके जानने वाले उनकी बातों के लिए कहते हैं कि वो कैसे अपने विषय चुनते थे। पारसा जी एक रिक्शे में बैठ करके और घर से निकलते थे, और 2-4 घंटे में घूम करके पान की गुमटी वालों के पास उन्हीं रिक्शे वालों से बातचीत करते हुए और लौट आते थे, और शाम के लगभग देशबंधु के और बाकी अखबारों के कॉलम लिखा करते थे। तो ये एक परिदृश्य था कि पारसाई जी ने क्या चुना और कैसे चुना। उन्होंने कहानी को चुना, उन्होंने निबंध को चुना, लेकिन अपनी भाषा शैली एक अलग बनाई, जो इतनी पावरफुल हुई आगे चल के। आप देखते हैं उनका कथ्य, एक जगह है जब व्यंग के लिए पारसाई जी को एकदम से नॉमिनेट किया जाता है और बिल्कुल व्यंग लेखक के रूप में कहा जाता है, और खासकर कहानी की दुनिया से उन्हें अलग सा कर दिया जाता है, तो मुझे भी तकलीफ होती है। और शायद नागफनी की रानी नागफनी की कहानी जब उन्होंने लिखी थी, तो उसके ब्लर्ब में या कुछ भूमिका लिखते हुए उन्होंने इस चीज का जिक्र खुद भी किया था। उन्होंने कहा था कि मैं शाश्वत साहित्य लिखने का संकल्प करके लिखने नहीं बैठता, मैं अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं होता, वह अनंत काल के प्रति ईमानदार कैसे हो सकता है। एक उनका निबंध भी है, उसका नाम है पवित्रता का दौरा, जिसमें शाश्वत लिखने की बात की जाती है कि ऐसा लिखिए जो कालजयी हो, शाश्वत हो, बड़े बड़े मूल्यों वाला हो, जिस तरह से हर लेखक की इच्छा होती है कि वह लिखने की कोशिश करे। उसमें परसाई जी ने उस लेख के भीतर बड़े व्यंग भी किए हैं, और शायद उसी की झलक यहाँ पे मिली है, जो उन्होंने लिखा है, कहा है कि मैं शाश्वत साहित्य लिखने का संकल्प करके नहीं बैठता हूँ, मैं वो लिखता हूँ जो मेरे युग में मुझे अपने चारों तरफ विसंगति के रूप में दिखाई देता है। यदि कोई लेखक अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, तो वह अनंत काल के प्रति ईमानदार कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह मेरी समझ से परे है। तो दरअसल परसाई ने अपना विषय वही चुना था। मैं व्यंग की बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा, नागफनी की कहानी का आप देखेंगे, भूमिका में जाकर के आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि लोग मुझ पर एक तरह से शिष्ट हास्य करने का रिमार्क लगा के बैठे हुए हैं कि पारसाई का जो लेखन है शिष्ट हास्य का लेखन है। तो कहे ये बड़े ही हंसाने वाली बात है कि शायद ही मैंने ऐसा कुछ लिखा हो जो शिष्ट हो। उन्होंने कहा है कि मैंने हंसाने के लिए तो शायद ही
किसी के लिए कुछ भी लिखा हो, और शिष्ट तो व्यक्ति मैं हूं ही नहीं। उन्होंने एक लाइन ये भी लिखी है कि ये मुझे बहुत हास्यास्पद और बहुत ही गाली के समान लगता है कि व्यंग का जो तमगा हरिशंकर पारसाई के ऊपर लगा दिया गया है। कुल मिलाकर ये है कि एक लेखक अपने लिए विधाएं वही चुनता है जो सामने होती है। कविता चुनता है, कहानी चुनता है, उपन्यास चुनता है। हाँ, उसकी भाषा शैली अलग होती है। हरिशंकर पारसाई की भाषा शैली अलग थी, कंटेंट उनके अपने आसपास के थे, कॉन्सेप्ट वही थे जो बाकी लेखक उस समय में लिख रहे थे, लेकिन उनने अपनी एक भाषा, एक अपनी जो शैली इजाद की, जो व्यंग इजाद किया, वो महत्वपूर्ण था। जिन्हें उस समय में कहानी का कंपटीशन उस समय भी बहुत तगड़ा था, लेकिन उसने उस भाषा शैली ने एक अलग किस्म की भाषा शैली ने उन्हें उतने ऊंचे पायदान पे बिठा दिया कि बाकी एक लेखकों की 2-4 कहानियां हमें लिखने के लिए मुश्किल पड़ती हैं, आज हमें याद करने में मुश्किल पड़ती है, पर पारसाई उतनी सहजता से हमें याद हो जाते हैं और कोडेबल हो जाते हैं हमारे लिए। हम हर समस्या के लिए पारसाई को एकदम अपने सामने खड़ा कर देते हैं कि पारसाई ने ऐसा कहा था। दूसरी बात, एक और चीज है कि व्यंग या कोई भी विधा में वही आप पारसाई की स्थिति तक वही पहुंच पाता है जिसके पास एक आलोचनात्मक दृष्टि होती है। पारसाई के पास अपने समय को पकड़ने के लिए एक बेहद मजबूत आलोचनात्मक दृष्टि थी कि वो अपने आसपास जब निकलते थे तो उनकी सारी चीजों की एक चीर फाड़ कर देते थे, समस्या का पोस्टमार्टम प्रस्तुत करते थे पारसाई। मैंने उनकी 3-4 कहानियों का, चूंकि मैं व्यंग नहीं कहूंगी, मेरा पहले से एक मानना है कि व्यंग कोई विधा नहीं होती है, भाषा शैली है, वो स्टाइल है लिखने का। तो मैंने इनके 4 को लिया है। मैं जब कॉलेज में थी उसी समय हमने भोला राम का जीव, हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, वैष्णवानंद की फिसलन, और जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके फिरे, और माता दीन चांद पर, जैसे हमारे बड़े प्रिय निबंध रहे हैं, और हम लोगों ने इसे एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग की और खूब खिलवाया भी मंच पर, और बड़े बड़े रचनाकार भी यहाँ बड़े बड़े रंगकर में भी इनको लगातार प्लेटफॉर्म पर खेलते रहे हैं। तो मैं भोला राम के जीव का मैं थोड़ा बात करूंगी इन पे। भोला राम के जीव को हम एक बारगी देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे वो एक केवल लाल फीता शाही की समस्या है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पारसाई जी के पास एक आलोचना की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि थी, और एक समस्या की बात करते करते केवल वो उसी पे नहीं पड़े रहते। हमने बाद के व्यंगों में यही देखा है कि व्यंगकार एक समस्या को उठाते हैं, उसके आसपास इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि पारसाई ऐसा नहीं करते हैं। पारसाई मुद्दा तो उठाते हैं भोला राम के जीव का, कि जो लगातार अपनी दरखास्त देने के बाद भी 5 साल बाद उसकी पेंशन नहीं हो पाती और एक दिन वो मर जाता है, और उसके मरने की शायद घटना इतनी ताकतवर नहीं हो पाती जिस तरह की एक फैंटेसी पारसाई रचते हैं कि वह यमदूत के हाथ से छूटकर भाग जाता है और कहाँ गायब हो जाता है। इतने परिपक्व यमदूत जो बड़े बड़े ठेकेदारों को, बड़े बड़े भ्रष्ट इंजीनियरों को पकड़ करके ले जाते हैं, वो भी भोला राम के जीव को खोज नहीं पा रहे। अब एक बात करते करते वो कैसे इशारे करते, देखिए ठेकेदारों की पूरी प्रथा पे भी वो बात कर देते हैं। जब नारद पूछते हैं कि कौन था भाई, कहाँ जाके छिप गया, कोई इनकम टैक्स का टैक्स वैक्स बकाया रहा होगा उसके ऊपर, टैक्स वालों ने पकड़ लिया होगा, तो कहते हैं अरे भुक्खड़ था, क्लर्क था, 5 बड़े मुश्किल से 2 रोटी खाता था, कौन सा उसके ऊपर, जब आमदनी होगी तब तो उसके ऊपर टैक्स रहेगा। तो लाल फीता शाही की बात करते करते पारसाई जी वो पूरी उस इनकम टैक्स व्यवस्था पे भी बात करते हैं, ठेकेदारी व्यवस्था पे भी बात करते हैं, वो इंजीनियर की बात करते हैं। यमदूत कहता है कि मैंने इतने बड़े बड़े कपटी और भ्रष्टाचारी और इतने बड़े बड़े सातिर इंजीनियरों को, ओवरसियरों को, ठेकेदारों को पकड़ के ला चुका हूँ, मेरे काम करने के तरीके में कोई कमी नहीं थी। समस्या ये थी कि वो कैसे वो इतना बूढ़ा सा व्यक्ति और भाग गया और कहाँ जाके छिप गया, मैं इस बात पे हैरान हूँ। इसके बाद में आप पर ये ऑफिस का दृश्य देखते हैं, वहां पे एक क्लर्क दूसरे क्लर्क के पास, दूसरा क्लर्क तीसरे क्लर्क के पास, तीसरा चौथे के पास, और चपरासी एक रास्ता सुझाता है। क्लर्क बाबू को रास्ता नहीं सुझाते, नारद जी को कहते हैं कि बड़े साहब से जाके मिलो, वही समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑफिस का सबसे पावरफुल और सबसे जानने वाला जो पायदान कहा जाता है, हालांकि उसकी कोई स्थिति अच्छी नहीं होती है, हम उसको कोई अपर क्लास में नहीं रख देंगे उसको, लेकिन यहाँ पे बाबुओं के भी, क्लर्कों के भी 2 वर्ग सामने आते हैं।
एक वो है जिनके पास सातिर हैं और जिनके पास सारे रास्ते हैं, और एक टेबल से दूसरे टेबल में जो चक्कर लगवाते रहते हैं, और एक क्लर्क तो भोला राम भी था। तो एक ही पैरेलल, एक ही समय पे एक ही तरह का काम करने वाले दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तरह का एक रिमार्क या एक चस्पा नहीं करते पारसाई कि यदि उन्होंने क्लर्क कह दिया है तो क्लर्क की एक फोटो बना दी है, उन्होंने स्केच बना दिया है तो क्लर्क ऐसा ही रहेगा। नहीं, जो एक लाल फीताशाही सबसे बड़ी आजादी के बाद की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर करके आई थी, उस टाइम पे भी दो प्रकार के क्लर्क होते थे। हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो हम देखेंगे क्लर्क का ऐसा दयनीय सा स्केच बना दिया जाता था। तब वह शायद इतना चतुर नहीं हुआ था कि जैसे कि बाद के छाप जब आए करके कुछ छापे पड़े, और नहीं भी पड़े तो हमने अपने आसपास, अपने गांवों में, अपने कस्बों में देखा कि एक बाबू के क्या ठाट बाट होते थे। लेकिन उसी समय में, उसी पैरेलल समय में भोला राम जैसा क्लर्क भी होता था। तो ये पारसाई की सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि वे एक विषय पे बात करते करते उसके आसपास के सारे बिंदुओं को वो छूते थे, और उनकी पूरी पोस्टमार्टम के ढंग से उनकी चीड़-फाड़ कर करके वो सारी समस्याओं को हमारे सामने रख देते थे, और वो निष्कर्ष नहीं निकालते थे। जितने भी कहानियां हैं पारसाई जी की, उसमें आप निष्कर्ष नहीं देखेंगे कि कोई उन्होंने निष्कर्ष निकाल के दिखा हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जैसे ये तो एक लाल फीताशाही की समस्या के ऊपर पूरी तरह से हो गई, और उसके आसपास की जितनी अफसरशाही की समस्या है, भ्रष्टाचार की है, रिश्वतखोरी की है, तमाम तरह की समस्याओं को ये केंद्र में ले आते हैं। बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको देखेंगे। अब हमारी स्थितियां बहुत अलग हो गई हैं, लेकिन बेसिक वो समय था जब एक तरह से बिहार की राजनीति नए करवट ले रही थी। उस समय पे जब एक जातिवादी समस्या और बाकी तमाम तरह की समस्याएं हमारी राजनीति में उभर करके सामने आ रही थी, वो जातिवादी समस्या, जिस तरह से हमारी राजनीति जातिवादी राजनीति हुई, वो उसका एक समय था कि कृष्ण खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको बड़े श्योर है कि मैं तो एक भगवान हूँ। दूसरा, मेरे पास एक धर्म का पावर हो गया। दूसरा, मेरे पास जाति का पावर है, चूंकि मैं अहीर हूँ। उन्हें कहा जाता है उनके मंत्रिमंडल में कि अरे यार, आप तो चुनाव बड़े आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन उसकी सारी चीजों की पोल खुल जाती है वहां पर जाके। जाति वाले कहते हैं कि ठीक है, हम आपको वोट तो दे देंगे, लेकिन अभी आप उतने प्रासंगिक नहीं हो, अब आप आउटडेटेड हो गए हो। अभी हमको वो चाहिए जो हमारी समस्याओं को समझे। आप तो बंसी बजाते पड़े रहोगे कहीं पे, आपका तो यही कैरेक्टर है। दूसरा, कि जब वो कृष्ण सोचते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी बात समझेंगे, उन्हें तो राजनीति को सही रास्ते पे ले जाना होगा ना। तो जब वो विश्वविद्यालय में जाकर के बात करते हैं तो राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर भी यही बात कहता है कि ठीक है, आप तो हम आपको वोट दे सकते थे, लेकिन क्या करें, वो राजनीति को तो सही रास्ते पे ले जाना है, लेकिन वोट तो केवल जाति वालों को ही मिलेगा। जाति का मामला यहाँ पे इतना उठ के आता है। हालांकि अभी तो इतने सारे मुद्दे बढ़ गए हैं राजनीति में कि मुझे लगता है कि अब पारसाई होते तो उनके पास उनके तीर से, उनके तर्कस से बहुत ही नुकीले तीर अभी के समय पे निकल रहे होते। एक और बड़ी खूबसूरत सी बात है जिस तरह से राजनीति में किया जाता है कि किसी अच्छे व्यक्ति का यदि कोई योग्य उम्मीदवार आया है तो उसका चरित्र हनन करना और उसके अतीत की जाकर के खूब अच्छे से चीड़ फाड़ करना एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी काम माना जाता है। तो उसमें कृष्ण भी नहीं बचते हैं। उन्हें भी देख करके कहा जाता है कि इनकी वाइफ तो भगाई हुई है, और ऐसा व्यक्ति यदि हमारी राजनीति में आ जाएगा तो हमारी बहू बेटियों को क्या होगा। तमाम तरह की, जैसे उनके दिन फिरे वैसे दिए, एक फैंटेसी का बड़ा खूबसूरत किस्म का नमूना है वो हमारी फैंटेसी का, जो हमारी किस्सा गोई की जान थी। जिस तरह से तो नहीं तो, हाँ, वो हमारे किस्सा गोई का जो पुराना नमूना था कि एक राजा थे, उसके 4 बेटे थे, उन्हें उत्तराधिकार सौंपना था। ये कहानी का ये स्वरूप पारसाई जी लोक से जाकर के उठाते हैं। बहुत वो ऐसे तरीके अपनाते हैं जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। वे किसी नए प्रयोग में बिल्कुल नहीं पड़े हैं। वो नई कहानी का जो दौर था, नए प्रयोगों का दौर था। शिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग, कंटेंट को नए कंटेंट कैसे खोजना है, भाषा शैली को एक नए तरह से लेकर के आना है, जो बाद के दिनों में जाकर के बहुत तरह से जटिल भी हो गई, बहुत सारे से रूढ़ भी हो गई और बहुत कठिन भी हो गई, और उस पर एक लंबी चर्चा हुई। पर पारसाई जी ने ना तो ऐसे खतरे लिए ना ऐसी सहूलियतें उठाई। दोनों चीजें थी, दोनों भी था, खतरा भी था और सहूलियत भी थी, दोनों चीज।
उन्होंने, उनका उद्देश्य कुल मिला के ऐसा था कि वो ऐसा कॉन्सेप्ट लेंगे, ऐसी भाषा शैली लेंगे जो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। पाठशाही से पहले व्यंग एक हंसाने का एक चुटकुला का सा माध्यम था, जैसा कि अभी हो गया है। अभी व्यंग कविता हो या व्यंग कहानी हो, कुल मिला के उसका उद्देश्य ऐसा ही हो गया है, उसका स्वरूप ऐसा ही बचा है। लेकिन अपने समय में वो अपनी आसपास की समस्याओं को उठाकर, इतने खूबसूरती के साथ उठा करके पारसाई जी ने उसको इतने ऊंचे पायदान पे बैठा दिया कि एक पैरेलल, एक विधा ही चल पड़ी व्यंग की। जैसे कि आप इस कड़ी में आप वैष्णवन की फिसलन को याद करेंगे। वैष्णवन की फिसलन में क्या नहीं है? पैसा है, पैसा बनाने की तरकीबें हैं, पैसा को कैसे धर्म से जोड़ दिया जाता है। जब उसमें भगवान का नाम आ जाता है तो बड़ा पवित्र सी चीज हो जाती है, और वो पवित्र सी चीज का आप कैसा भी अपवित्र इस्तेमाल कर सकते हैं कि भगवान का नाम लिया कि भगवान ने कहा है, भगवान की यही मर्जी है कि होटल खुलना चाहिए, फिर भगवान की मर्जी है या डिमांड है तो भाई हम तो वैष्णव हैं लेकिन फिर भी हम मांसाहार को अपने यहाँ होटल में अलाउ करते हैं, फिर शराब भी अलाउ होती है, फिर कैबरे भी अलाउ होता है, और अंत में देह का धंधा भी वहां पे चलने लगता है। तो ये धर्म से प्राप्त और अनैतिक तरीके से जो पैसा कमाया जा रहा था उस दौर में और अभी तक के दौर में, उसका एक बड़ा वो था कि वो कहाँ जाके वो खत्म होता है। तो वैष्णवन की फिसलन में वो जा करके अपने अंतिम पायदान में खत्म होता है, और उसके बाद आप जानते हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ हो सकता है। इस तरह से यदि बात की जाए तो मतलब हरिशंकर पाठशाही की एक एक रचना के ऊपर बहुत डिटेलिंग में बात की जा सकती है। मेरे उसमें स्क्रीन पे 24 मिनट आ रहे हैं और मुझे लगभग 15 मिनट के आसपास या 20 मिनट के आसपास ही बोलने की बात कही गई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो साहित्य के उसके भीतर भी, और जो एक मजबूत परिदृश्य हमारा बना आजादी के बाद, हमारी कहानी ने जो प्रगति की, हमारी कविताओं ने जो प्रगति की, निबंधों के बहुत सारे प्रारूप बदले, उस समय पे बहुत सारा हुआ और एक समय समय पे प्रयोग होता जा रहा है। तो ये उसी समय में, पैरेलल समय में, जब कहानियों में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था और बड़े प्रयोग चल रहे थे, पारसाई ने चुपके से एक ऐसा प्रयोग किया कि वो एक उनका जो भाषा शैली थी, जो उनका तरीका था, वो एक पूरी 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 विधा का रूप धारण कर लिया। अब हम कंटेंट वाइज पारसाई जी को कोट करते रहते हैं, कंटेंट की तरह करें तो हैं ही बिल्कुल पूरी तरह से समसामयिक हैं, और मुझे लगता है आपके आज के हम 20 साल बाद ही उनको इतना ही समसामयिक महसूस करेंगे। लेकिन साहित्य के परिदृश्य में भी देखा जाए तो पारसाई का योगदान एक अलग किस्म का योगदान है। एक पूरा रास्ता बन गया कि पारसाई ने एक छोटी सी कहीं जा रही पगडंडी थी और उसको ऐसा उसको खूबसूरत बनाया, ऐसा उसको चौड़ा बनाया, उस पर इतना काम किया कि लोग एक पूरी पूरी की पूरी पीढ़ी उसी पगडंडी पे, उसी रास्ते पे चलने लगी। अब वो कोई और रास्ता बना पाती है या नहीं बना पाती, उस रास्ते की रखवाली कर पाती है या नहीं कर पाती, उसके कांटे खुड्डे, उसके गड्ढे जो बनते जा रहे हैं उन्हें भर पाती है नहीं भर पाती है, एक अलग मामला है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में पारसाई का एक अमूल्य योगदान रहेगा, और यह अमूल्य योगदान इसलिए है कि पारसाई के पास एक अपनी अलग किस्म की वैचारिक प्रतिबद्धता थी और उनके पास एक आलोचकीय दृष्टि थी, जो अपने आसपास के सभी विषयों को बहुत अच्छे तरह से देख सकते थे, उनको समझ सकते थे, और दूसरों को, जनता को समझा पाने का उनके पास सलीका था। एक बहुत ही खूबसूरत सलीके से उन्होंने अपने समय की समस्याओं को समझाया है। आप जानते हैं कि पारसाई जी एक छोटी सी समस्या से शुरू करते थे। वो उनकी समस्या उनके पास की, उनके रिक्शे वाले की, उनकी पान की गुमटी में जहां जाके वो बैठते थे, चाय पीते थे, उनके आसपास के दोस्तों की थी, ये सारी चीजें थी। पारसाई जी ने किसी को नहीं बख्शा। साहित्य के ऊपर भी, वैचारिकता के ऊपर भी जो उन्होंने फिसलन देखी, उस पर भी उन्होंने अपनी उंगली उठाई है। उसमें एक उनका निबंध है, शायद मैं भी भूल रही हूँ, शायद पवित्रता के दौरा में ही उन्होंने वो बात की है कि जब फिल्म बनाने के लिए रोक दिया जाता है, साहित्य भवन है कोई और वहां परमिशन दे देती है सरकार फिल्म बनाने के लिए, और उसे रोक दिया जाता है यह कहकर कि ये साहित्य की पवित्रता इससे नष्ट होगी। तो वो पवित्रता के ऊपर बहुत गहरी चोट करते हैं कि पवित्रता चीज क्या है।
कि एक मोहल्ले में यदि कोई लड़का है उससे मिलने लड़की आ जाती है तो मोहल्ले वालों की पवित्रता नष्ट हो जाती है। वो कहते हैं ये तो सभ्य लोगों का, शालीन लोगों का, कुलीन लोगों का मोहल्ला है, इसमें ये सब नहीं चलेगा। और वही यदि धार्मिक मसलों पे हम जाके देखते हैं तो उनके पवित्रता का, उनका शालीनता का, उनकी श्लीलता और श्लीलता के मानदंड ही पूरी तरह से बदल जाते हैं। बस अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी, जो कि मैंने 2-3 लाइन पहले भी कही है, कि एक तो हरिशंकर पारसाई कहानी लेखक है, उनकी जो विधा है, उनकी जो भाषा शैली है, कहन का तरीका है, वो व्यंग्यात्मक रहा। और व्यंग भी इस तरह का कि जब परसाई को हम पढ़ते हैं, आप माता दीन का भोलाराम का जीव या माता दीन चांद पर पढ़ना शुरू करिए तो आपको बहुत हंसी आती है, आप उस दौर पे हंसते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप पढ़ना खत्म करते हैं, आप आखिरी पैराग्राफ में होते हैं, आप 3-4 लाइनें आखिरी पढ़ रहे होते हैं, तो आप एक कहना चाहिए एक उसमें क्षोभ में चले जाते हैं, आप क्रोध में चले जाते हैं, आप उसके सरकेज़म को छोड़ करके आप उसका जो उद्देश्य था, जो परसाई ने जो उद्देश्य सोचा था, आप वहां पे जाके पहुंच जाते हैं। उसके बाद में पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी हंसी नहीं आती और वो समस्याएं आपको गहरे रूप से छूती हैं और आपका जो उद्देश्य था परसाई का, हर पाठक के ऊपर वही प्रतिक्रिया होती है। इस तरह मैं समाप्त करती हूँ। सत्यम जी, आप आगे कंटिन्यू करें। धन्यवाद। शुक्रिया आरती जी। मैं जो जुड़ रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, आरती जी उत्तर प्रदेश प्रदेश की सचिव मंडल के सदस्य हैं और साथ ही साथ इन्होंने काफी सारे पत्रिकाओं के संपादन का काम किया है। अभी जैसा इन्होंने कहा कि, और ये सच बात भी है कि अगर आप में से किसी ने भी परसाई को कभी पढ़ा हो तो जी मैम। सच मैं टोकना चाहूंगी थोड़ा सा। दरअसल मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। रविन्द्रनाथ जी जानते हैं, मेरी मुलाकात भी उनसे, शेखर भी जानते हैं, आपसे परिचय नहीं हो पाया अभी, आज तक बात नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ और भोपाल के ही इसमें हूँ, भोपाल इकाई में हूँ और मध्य प्रदेश सचिव मंडल में हूँ। बस मैं इसको सुधारना चाहती हूँ। चलिए आप माफी। तो वही मैम मैं कह रहा था कि जैसा मैम ने बताया, और सही बात यह है कि अगर आप परसाई का कोई व्यंग्य पढ़ेंगे तो वो आपको हंसाएगी, आपका मनोरंजन करेगी, मगर केवल मनोरंजन की शैली से उठाकर परसाई जी ने व्यंग्य को ऐसे पद पर रख दिया था जिससे वो मानव की चेतना का विकास करती थी। आप उसके बाद सोचेंगे, अपने समाज को देखेंगे, समाज को एक नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। इसी के साथ मैं हमारे अगले वक्ता जो है, जो कि बिहार प्रदेश के राज्य सचिव है, महासचिव है और एक वरिष्ठ आलोचक हैं और जिन्होंने प्रगतिशील आंदोलन के इतिहास पे, प्रगतिशील लेखक संघ के इतिहास पर किताबें भी लिखी है, मैं रविन्द्रनाथ राय जी से चाहूंगा कि वो अपना वक्तव्य पेश करें। रविन्द्रनाथ राय जी। जी मित्रों, सबसे पहले तो मैं घाटशिला इकाई प्रदेश के शेखर मल्लिक, सत्यम और श्रीमती शेखर मल्लिक का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने मुखातिब भी हूँ। मित्रों, आज हरिशंकर परसाई के 96वीं वर्षगांठ के अवसर पर सबसे पहले मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। और जो लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं अभी, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। आरती जी को प्रणाम कर रहा हूं, शशि जी को, ये सभी लोग मेरे साथी हैं और लगातार कार्यक्रमों में मिलते रहे हैं। मित्रों, हरिशंकर परसाई जी की यह 96वीं वर्षगांठ है और 4 वर्षों के बाद उनकी जन्म शताब्दी भी आएगी। परसाई जी मध्य प्रदेश के उस जरखेज इलाके के हैं जहां बड़े से बड़े साहित्यकार पैदा हुए और वह इलाका आज भी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1917 में मुक्तिबोध का जन्म हुआ, 1924 में परसाई का
और व्यंग्यकार शरद जोशी का भी, बहुत सारे रचनाकार हैं आज भी जिनको आप साहित्य के सिरमौर मानते हैं। मित्रों, परसाई हिंदी साहित्य में एक कहानीकार, उपन्यासकार और व्यंग्यकार के रूप में अधिक चर्चित हैं, और उसमें भी विशेष रूप से, खास रूप से एक व्यंग्यकार के रूप में उनकी ख्याति हुई। कहानियों में भी, उनकी कहानियों में भी व्यंग्य का पूठ है, और जिसकी चर्चा की आरती ने कि भोला राम का जीव जो कहानी है, सचमुच में वह कहानी व्यंग्य के लिए ही महत्वपूर्ण। कार्यालयों में किस तरह का भ्रष्टाचार है उसको तार तार कर देते हैं परसाई जी भोला राम के जीव के माध्यम से। मित्रों, आज भी उन यातनाओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है। आज भी लोग फाइलों के पीछे दौड़ते हैं और सिक्कों के पहिए पर फाइलें चलती हैं, आगे बढ़ती हैं। वहां परसाई जी के कई पात्र कहते हैं कि एप्लीकेशन पर उसने वेट नहीं रखा था, इसलिए शायद एप्लीकेशन का पन्ना उड़ गया। ये बहुत बड़ा व्यंग्य है परसाई जी का। और व्यंग्य दरअसल में, व्यंग्य विधा को जो अपनाया परसाई जी ने, तो व्यंग्य विधा जो है वह परसाई जी के लिए हास्य की फुहड़ता नहीं है। परसाई जी के व्यंगों में हास्य की फुहड़ता नहीं, बल्कि एक तरह की गंभीरता थी और एक सोचने समझने का दबाव था लोगों पर, पाठकों पर। व्यंग सोचने के लिए विवश करता था हमारी सामाजिक राजनैतिक विसंगतियों के संदर्भ में। वे आज के टीवी चैनलों पर जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह का हास्य परिहास, उस तरह परसाई जी नहीं है। परसाई जी ने बहुत सहज भाषा में, उनके व्यंग्य भी जो है, निबंधकार के रूप में जो उनके व्यंग्य दिखलाई पड़ते हैं, बहुत सहज भाषा में लिखते हैं, जो व्यंग्य विक्षोभ पैदा करते हैं और विसंगतियों के प्रति तीखा चोट करते हैं। मित्रों, परसाई जी व्यंग्य शैली के निबंधकारों में सबसे अग्रणी हैं। हम कहें कि वे गद्य साहित्य में व्यंग्य शैली के निबंधों के प्रवर्तक हैं, तो इसमें कोई अतियुक्ति नहीं होगी। उनके निबंधों के विषय मुख्यतः सामाजिक राजनीतिक हैं और समकालीन सामाजिक विसंगतियों के प्रति उनके भीतर विक्षोभ का भाव है। वे हमारी फुहड़ता की जगह व्यंग्य का तीव्र आघात करते हैं। मित्रों, उनके व्यंग्य साहित्य में तब की बात और थी। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, सुनाई पड़ रहा है ना? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, सुनाई पड़ रही। जी जी, आवाज आ रही है, आ रही है। वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, चार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसाएं, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, जाने पहचाने लोग, आवारा भीड़ के खतरे और निठल्ले की डायरी इत्यादि उनके दर्जनों व्यंग्य संग्रह। हमने पहली बार परसाई को भोला राम के जीव के माध्यम से पढ़ा था, जब नई कहानियों में उनकी यह कहानी शामिल की गई थी। और भीष्म साहनी ने भी
उन्हें अपने संग्रह में सम्मिलित किया था, हिंदी कहानी के संग्रहों में सम्मिलित किया था। तो मुझे यह कहानी पढ़ने को मिली और कोर्स में भी बिहार में बीए की कक्षाओं कि रविंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हरिशंकर परसाई की व्यंग्य की जो शैली है उसमें हास्य की फुहड़ता नहीं। हास्य की फुहड़ता का अर्थ है कि आज के दौर में हम जिसे व्यंग्य या जिसे क्या बोलते हैं, अगर प्रसिद्ध भाषा में कहा जाए तो जिसको हम कॉमेडी कहकर कंज्यूम करते हैं, जिसे हम कॉमेडी समझते हैं, वो जो है वो आपको ना आपके समाज से, आपकी जीवन शैली से जुड़ी नहीं होती है। और उसमें जिसे व्यंग्य कहा जाता है, जिसे चुटकुला कहा जाता है, वो अक्सर किसी की पितृसत्तात्मक, किसी की जातिवादी सोच का एक दर्पण होता है और वही हमारे सामने प्रस्तुत करता है। हरिशंकर परसाई इससे उलट हमें हमारे समाज की जो भी क्या बोलते हैं, जो अतार्किक बातें हैं, जो तर्क सम्मत बातें नहीं है, जो समाज की ऐसी विषमताएं, ऐसे द्वंद्व जो कि एक सभ्य समाज में, एक पढ़े लिखे समाज में कोई समझ नहीं रखती हैं, उनको हमारे सामने पेश करते, उस द्वंद्व को हमारे सामने पेश करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ऐसा क्यों। मैं अगर निजी रूप से बताऊं, क्योंकि मैंने कोई वक्तव्य तैयार नहीं किया है, ये थोड़ी तकनीकी कारण के कारण मुझे बोलना पड़ रहा है, मगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं निजी रूप से बताऊं तो हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग्य है, आवारा, एक मध्यम वर्गीय कुत्ता, जिसने सच में मेरी जिंदगी में, जैसे उसे जब मैं पढ़ता हूं तो उसने मुझ में एक नई चेतना को जागृत करने में उस व्यंग्य ने काफी मदद की है। क्योंकि हम जो है, हम प्रगतिशील सोच के लोग या हम मध्यम वर्गीय लोग जो कि चाहते हैं कि समाज जो है और इससे ज्यादा समता पूर्ण तरीके से चलाया जाए, एक ज्यादा समतावादी समाज हो, उसमें हम ये देखते हैं कि मध्यम वर्गीय लोगों के दिमाग में हमेशा हम कभी भी खुद को, जो दबे कुचले हैं, जो शोषित हैं, उनसे खुद को जोड़ने में या तो पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाते हैं, या तो कुछ हद तक हम अपने जो मौजूदा ढांचा है समाज का, उसका लाभ उठाते हुए हम चाहते हैं कि हम अपने जो मन में जो ये भार है, ये जो गिल्ट है, खत्म कर लेता हूँ, कि इसके कारण हम भी खुद को अंतर में देख सकते हैं और कैसे हम शोषितों के साथ खुद को जोड़ पाए, क्या हमें आत्मलोचन करने की जरूरत है, उस बारे में बता सकते। खैर, हमारे वक्ता रविंद्रनाथ राय जी वापस आ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि वो अपने वक्तव्य को जारी रखें। तो मित्रों, मैंने कहा कि हरिशंकर परसाई पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को हास्य की परंपरागत शैली से मुक्त करके एक गंभीर रूप में प्रस्तुत किया और उनके भीतर एक यथार्थ की धमक मिलती है। जिस बात को प्रेमचंद ने कहा था, प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना वर्ष के समय प्रगतिशील लेखक संघ की सदारत करते हुए 1936 में कहा था कि साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन का साधन जुटाना नहीं। ठीक उसी परंपरा में हरिशंकर परसाई व्यंग का उद्देश्य मन बहलाव और फुहड़ता का मकसद नहीं, बल्कि व्यंग सामाजिक पाखंड और जीवन के मूल्यों के प्रति सचेत दिखलाई पड़ता है। वे सामाजिक पाखंड पर चोट करते हैं और जीवन के मूल्यों के लिए लोगों को सचेत करते हैं। उनके व्यंग की एक रचना है, मुझे कहना पड़ेगा कि हरिशंकर परसाई अपनी व्यंग की रचनाओं में कहानी के शिल्प को भी मिलाते हैं निबंधों में। जैसे लगता है जैसे कहानी और व्यंग का शिल्प मिश्रित है। जैसे इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर,
आप लोगों ने उस निबंध को अगर पढ़ा हो, अब पढ़ा ही होगा, तो बिल्कुल अद्भुत निबंध है जो भारतीय पुलिस के भ्रष्टाचार को बाखूबी खोलता है। मातादीन इंस्पेक्टर हैं और चंद्रलोक में, वहां चंद्रलोक के निमंत्रण पर जाते हैं और ये बतलाते हैं वहां जाकर कि हमारे यहां तो पुलिस लाइन में महावीर जी, हनुमान जी के चित्र, तस्वीर हैं, मूर्तियां हैं, और हनुमान जी हमारे यहाँ गार्ड और जासूस का काम करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि सुनाई पड़ रहा है ना? हेलो, सुनाई पड़ रहा है? जी सर, आवाज आ रही। जी सर, आवाज आ रही कि रामचंद्र के हनुमान जी जासूस ही थे और उनके पास ये शक्ति थी कि वे तुरंत अपराधी को दंड देते थे। जैसे रावण की प्रॉपर्टी को जला दिया, लेकिन अभी हमारे राम राज्य में ये शक्ति पुलिस को नहीं मिली है। और ये भी बताते हैं चंद्रलोक के पुलिस को कि आपके यहाँ भी ये होना चाहिए, हनुमान की मूर्तियां। वे उनको राम जी अयोध्या ले गए और अयोध्या ले जाकर के उन्हें टाउन ड्यूटी में लगा दिया। वे सुग्रीव के जासूस थे। अब इस सारी चीजें बना दी गई चंद्रलोक में, हनुमान जी की मूर्तियां लग गई चंद्रलोक में, लेकिन बावजूद इसके अपराध नहीं रुका। तो ये मातादीन इंस्पेक्टर जो हैं ये समझाते हैं कि आप पुलिस मंत्री से कहते हैं कि आप पुलिस का वेतन रोक दीजिए, वेतन कम कर दीजिए, रोकिए नहीं, कम कर दीजिए। तो वे कहते हैं कि वेतन कम करने से कैसे अपराध रुक जाएगा? तो कहते हैं रुकेगा, इसलिए रुकेगा कि जब वेतन कम होगा तो पुलिस सक्रिय हो जाएगी अपराधियों को पकड़ने के लिए, और उसे ऊपरी आमदनी होगी, और ऊपरी आमदनी होगी तो वेतन कम होने में भी पुलिस सक्रिय रहेगी। ये भारतीय पुलिस की मनोवृत्ति है। ये भी दिखलाते हैं कि अपराधी अगर न पकड़ा जाता है तो किसी को भी पकड़ करके जेल में डाल दीजिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है अपराधी को पकड़ना। अगर अपराधी नहीं मिलता है तो आखिर में हमको तो किसी ना किसी को पकड़ना है। तो भारतीय पुलिस किस तरह निर्दोषों को फंसाती है, भारतीय पुलिस किस तरह धर्म के नाम पर भी धंधा करती है, इन सारी चीजों को दिखलाया परसाई जी ने, और बहुत खिल्ली उड़ाई है भारतीय पुलिस को। जब चंद्रलोक का प्रधानमंत्री फोन करता है भारत के प्रधानमंत्री को कि आप इनको यहां से ले जाइए, लगता है हमारी संपूर्ण संस्कृति को ही नष्ट कर देंगे। इन्हें बुलाया था हमने पुलिस विभाग में सलाह देने के लिए और अच्छे कार्य के लिए, लेकिन इन्होंने संपूर्ण चंद्रलोक को ही समाप्त कर दिया। तो ये हमारी स्थिति है। आप देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय पुलिस काम करती है, और उस पर तीखा व्यंग किया हरिशंकर परसाई ने भारतीय पुलिस पर। मित्रों, हरिशंकर परसाई जी की कई व्यंग रचनाएं हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं। जैसे आप देख लीजिए, एक उनकी व्यंग रचना है जिंदगी और मौत का दस्तावेज। वे जस लूटने वाले और पैसा कमाने वाले व्यंग्यकारों पर टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि हमारे सामने ही लोग जस लूटते रहे और पैसा भी। वे हास्य रस
ही नहीं, हास्यास्पद रस के लोग थे। एक हास्य रस के कवि थे, उनकी कविता में जब कुत्ता आ जाता था तो वे कुत्ते की तरह भौंकने लगते थे। वे हंसाते भी थे लोगों को और पैसा भी मिलता था। और कह रहे हैं कि मैं तो इस ऐंठ में रहा कि समाज में के तल में जाकर परीक्षण करूंगा और समाज परिवर्तन के लिए लिखूंगा। ये नैतिकता की खिल्ली उड़ाकर, नैतिकता की भी खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन वह खिल्ली एक रचनात्मक रूप में है कि जो लोग अनैतिक हैं वे लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन जो नैतिक हैं इस ऐंठ में हैं कि मैं नैतिक रूप से काम कर रहा हूं, उनकी भी यातना का वर्णन करते हैं, उनको बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से लिखते हैं। वे कहते हैं कि मेरे मरने के बाद, मेरे जैसे व्यंग्यकार के मरने के बाद कुछ अखबारों में मेरा नाम चलता रहे, इस तरह की विपदास्पद मृत्यु होनी चाहिए। आज आप देख लीजिए, उन्होंने इस व्यंग में कहा कि सहज मृत्यु अच्छी नहीं है। जब विपदास्पद मृत्यु होती है तो वह आदमी महीनों तक चर्चा में रहता है। आप देख लीजिए, आज टीवी चैनल पर 1 माह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत चर्चा में, और जितने लोग पहले नहीं जानते थे सुशांत सिंह को, उनकी मौत के बाद उनको जश मिला। तो इस तरह की विवादित मौत की प्रार्थना करते हैं, अपने व्यंग्यों में कहते हैं मैं चाहता हूं कि कुछ समय अखबारों में मेरा नाम चलता रहेगा, विवादास्पद मृत्यु जस फैलाती है। आज ठीक इस घटना के संदर्भ में हरिशंकर प्रसाई हमारे लिए मौजूद हो गए हैं। सबसे बड़ा रचनाकार वही होता है जो जितना स्थानीय हो उतना ही सार्वजनीन बने। ये कहा, आरती जी ने कहा कि वे कहते हैं कि मुझे तत्कालिक आज के वर्तमान को लिखना है, अनंत के लिए नहीं, शाश्वतता के लिए नहीं। आज जो वर्तमान नहीं होता है वह शाश्वत भी नहीं होता है, इसलिए अपने युग के लिए लिखते हैं। हरिशंकर प्रसाई अपने युग की घटनाओं को लिखते हैं, अपने युग की विसंगतियों पर चोट करते हैं और कहते हैं कि जिनको शाश्वत अनंत काल के लिए लिखना है वे लिखते रहें, मुझे तो अपने युग को अभिव्यक्त करना है। और उन्होंने अपने युग को बाखूबी अभिव्यक्त किया है अपने व्यंग में। मित्रों, आज जिस रूप में प्रासंगिक हैं परसाई जी अपने व्यंगों के माध्यम से, उसको अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे अभी भी जिंदा हैं हमारे बीच, और हैं भी, अपने साहित्य के माध्यम से हैं भी, अपने व्यंग्यों के माध्यम से हैं भी। उनका एक निबंध है, अपना चाचा एशियाई फ्लू। आज कोरोना की महामारी है और इस महामारी से हम लोग लगातार आक्रांत हैं। इस महामारी ने हमारी आर्थिक दुर्दशा कर दी है, बहुत लोग दयनीयता की हालत में हैं, खाना भी मुहाल नहीं हो रहा है। और इस महामारी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अपना चाचा एशियाई फ्लू, एशियाई चाचा आए हैं, मेरा मतलब एशियाई फ्लू से है। पुरखों ने बीमारियों को माँ बाप बनाने की प्रथा चला रखी है। आज भी हमने टीवी पर देखा कि करोना माई की पूजा गांव की स्त्रियां कर रही हैं। तो ये भी कहते हैं
कि जैसे चेचक को हमने मां बना दिया, उसी तरह एशियाई फ्लू को चाचा कहना ज्यादा संगत, रिश्तेदारी के हिसाब से बिल्कुल उचित है। पश्चिम वाले हमारे पास, पश्चिम वाले तुम्हारे पास बम है तो हमारे पास बीमारियां हैं। अब यह बीमारी चाइनीज है, लोग कह ही रहे हैं। तुम इधर पूरब में बम बरसाओगे तो हम फ्लू बरसाएंगे। तुम आक्रमण के रूप में प्लेग लाए थे, हम सद्भावना मंडल के साथ फ्लू भेज रहे हैं। अब देखिए यह बीमारी भी किस तरह घातक हो गई है और प्रायोजित है आज के युग में। आज का युग ऐसा है कि किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बम बरसाने की जरूरत नहीं है, हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। आप लेबोरेटरी में बैठकर विषाणु हथियारों के माध्यम से पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। तो ये स्थिति है। और एशियाई फ्लू निबंध में ही कहते हैं परसाई जी कि नशा के मामले में भारत सबसे ऊंचा है। कई नशे हैं हमारे यहां, एक धर्म का नशा है, जाति का है, नस्ल का है, और हीनता और उच्चता का भी नशा है। ये उच्चता के नशा के रूप में कहते हैं कि उच्चता का नशा चढ़ने पर हम बड़बड़ाते हैं, भारत विश्व गुरु है, सारा ज्ञान विज्ञान हमारे पुरखे प्राप्त कर चुके हैं। आज भी हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पहले ही से पुष्पक विमान था जिस पर लंका से आरूढ़ होकर राम आए थे। दूसरी तरफ वे बीमारी की इलाज के संदर्भ में कहते हैं कि हमारे यहाँ बीमारी का इलाज नहीं होता, लक्षण का इलाज होता है। हमारे डॉक्टर, हमारे नेता बीमारी को नहीं पहचान पाते हैं, देश की बीमारी को नहीं पहचान पाते हैं, लक्षण का इलाज करते हैं और लक्षण को ही नष्ट करने में वे समर्थ होते हैं। वे कहते हैं कि छात्र आंदोलन हो तो विश्वविद्यालय बंद कर दो। छात्र की समस्या खत्म हो ये नहीं, छात्र आंदोलन हो तो विश्वविद्यालय बंद कर दो। खाद्य के लिए आंदोलन हो तो दफा 144 लगा दो। दंगा हो तो राष्ट्रीय एकता परिषद की मीटिंग बुलाओ। लक्षणों का इलाज हो तो चल रहा है, लक्षणों का इलाज ही तो चल रहा है, बीमारी की इलाज करने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति है भारतवर्ष। वे व्यंग करते हैं कि भारतवर्ष में एक तो उच्चता का नशा है कि हम विश्व गुरु हैं, दूसरी तरफ ये व्यंग करते हैं कि हम लक्षण का इलाज करते हैं। कोरोना में भी क्या हो रहा है, कोरोना में बुखार की दवा, सर्दी खांसी की दवा ही दी जाती है। इसको जड़ से नष्ट करने का अभी उपक्रम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए वे व्यंग करते हैं कि हमारे यहाँ लक्षणों का इलाज होता है और उन लक्षणों के इलाज में विश्वविद्यालय जैसी संस्था बंद कर दी जाती है। किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए 44 लगा दिया जाता है। दंगा के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता परिषद की मीटिंग बुलाई जाती है। और मित्रों, अब तो दुनिया इतनी बदल चुकी है, शायद आज रहते परसाई जी तो मॉब लिंचिंग पर भी लिखते। पिछले दिनों जिस तरह मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही थी, गोरक्षा के नाम पर और गोमांस भक्षक के नाम पर, आपने देखा कि इसमें झारखंड का एक लड़का तबरेज अंसारी भी मारा गया था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। लोगों ने बांध कर पीटा था, मारते मारते उसकी जिंदगी की लीला समाप्त कर दी थी।
और कई जगहों पर, भारतवर्ष में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं घटी। कई सत्ताधीश इसका समर्थन भी किए। तो इस तरह हमारे भीतर जो स्थिति है, हमारे भीतर जो विसंगतियां हैं, उस पर चोट निश्चित रूप से करते परसाई जी, और परसाई जी ने लगातार हमारे धार्मिक पाखंडों पर चोट किया। वैष्णव की फिसलन अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी इस किताब को, अथवा इस निबंध को पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने, तो कहते हैं कि वैष्णव करोड़पति हैं, भगवान विष्णु का मंदिर में हैं, जायदाद लगी है, भगवान सुदखोरी करते हैं, ब्याज के लिए कर्ज देते हैं, वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर कर्ज बांटते हैं और धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। यहां तक कहा हरिशंकर परसाई ने कि धर्म और धंधे का योग ही, धर्म और धंधे का जोड़ ही योग है। अगर धर्म को आप धंधे से जोड़ देते हैं तो यह योग बन जाता है। लेकिन अब ये सोचना होता हरिशंकर परसाई को रामदेव बाबा के युग में कि अगर योग को धंधा से जोड़ दिया जाए तब क्या कहा जाता, तब क्या होता। तो जब रामदेव जी कहते हैं कि, या पतंजलि कहता है कि कर्म का कौशल ही योग है, कर्म कौशल ही योग है, तो परसाई जी कहते हैं कि धर्म का धंधे से जोड़ देना योग है। ये बहुत बड़ा व्यंग कि धर्म को लोग धंधा बना चुके हैं, और जिस धंधे के चलते आपने देखा होगा कि लगातार धर्म की स्थिति बेपर्द होती जा रही है। इस तरह की धार्मिक स्थिति के प्रति परसाई जी ने बड़ी चोट की है। वे कहते हैं कि कभी कभी शस्त्रों और शास्त्रों में लड़ाई होती है। गोरक्षा के प्रश्न पर वे कहते हैं कि संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई होती है, और जिसमें संस्कार हार जाता है और शास्त्र जीत जाता है। कहते हैं कि अर्थशास्त्र जब धर्मशास्त्र के ऊपर चढ़ बैठता है तो गोरक्षा आंदोलन के नेता पंडित द्वारिकानाथ जूतों की दुकान खोल लेते हैं और काफ लेदर, बछड़े के चमड़ा के जूते बेचते हैं। गाय के चमड़े के जूते को हाथ में भागवत की तरह लेकर ग्राहक से कहते हैं यह जूता बड़ा मुलायम होता है। लेकिन सड़क पर जब जुलूस में निकलते हैं वही द्वारिकादास जी, तो गो हत्या के कारण देश पतन के मार्ग में जा रहा है इसका नारा लगाते। तो किस तरह मनुष्य आर्थिक कारणों से धर्म का पल्ला भी छोड़ता है और अपने स्वार्थों के लिए धर्म के पक्ष में नारा भी लगाता है। तो ये एक और है निठल्ले की डायरी, जिस पर चोट करते हैं स्वामी जी और उसके शिष्य के माध्यम से। चोट करते हैं परसाई जी, और वह भी गोरक्षा का ही सवाल है। आज गोरक्षा के सवाल पर बहुत विसंगतियां हैं देश में। किसी को आप गोरक्षा के सवाल पर किसी के साथ मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, किसी को आप घेर सकते हैं। जब शिष्य पूछता है स्वामी जी से कि पश्चिम के देश गो पूजा नहीं करते फिर भी समृद्ध है स्वामी जी, तो ये कहते हैं उनका भगवान दूसरा है बच्चा, उन्हें कोई दोष नहीं लगता। स्वामी जी, जहां तक मैं जानता हूं जनता के मन में इस समय गोरक्षा नहीं है। महंगाई और आर्थिक शोषण है। जनता महंगाई के लिए आंदोलन करती है,
जनता आर्थिक न्याय के लिए लड़ रही है और उधर आप गोरक्षा आंदोलन लेकर बैठे हैं, इसमें तुक क्या है पंडित जी? तो पंडित जी कहते हैं कि तुक है। जनता जब आंदोलन करती है तो वह खतरनाक हो सकती है, इसलिए हम जनता को आंदोलन के रास्ते में गाय के खूंटे से बांध देते हैं। ये कहते हैं पंडित जी ये गोरक्षा के सवाल पर कि जनता जब भयानक हो जाए तो उसे धार्मिक अपवादों के खूंटे से बांध देना चाहिए और इस तरह हम अपनी सत्ता को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये स्थिति है। और यज्ञ की भी आलोचना करते हैं। एक निबंध है हरिजन को पीटने का यज्ञ हो रहा था और बगल में हरिजन का एक दुल्हा घोड़े पर जा रहा था, उसको लोग पीटते हैं। तो कहते हैं कि क्या इसमें कोई संबंध है क्या, यज्ञ में और हरिजन को पीटने में कोई संबंध है? और ये बताते हैं कि यज्ञ के नाम पर किस तरह अन्न जलाया जाता है, लेकिन जनता जो भूखों मर रही है उसकी भूख नहीं मिटाई जाती। और यज्ञ करके साधु महात्मा ये बार बार भारतीय जनता की परीक्षा करते हैं कि विवेकहीनता और पौरुषहीनता अभी इनमें कायम है कि नहीं। और जब तक भारतीय जनता विवेकहीन और पौरुषहीन बनी रहेगी तब तक यज्ञ होते रहेंगे। यह यज्ञ भारतीय जनता की विवेकहीनता की परीक्षा है। मित्रों, एक बड़ा उनका मौजू विषय आजकल हम लोगों ने देखा कि लगातार गांधी की हत्या के संदर्भ में वितंडावाद खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि गोडसे ही महत्वपूर्ण था, गांधी महत्वपूर्ण नहीं है और गोडसे को भगत सिंह का दर्जा दिया जाना चाहिए इसलिए कि उसने राष्ट्र विरोधी गांधी को मारा था। अब देखिए, ये निबंध है हरिशंकर प्रसाई का, महात्मा गांधी को चिट्ठी पहुंचे। उसमें लिखते हैं गोडसे को भगत सिंह का दर्जा देने की कोशिश चल रही है। गोडसे ने हिंदू राष्ट्र के विरोधी गांधी को मारा था। गोडसे जब भगत सिंह की तरह राष्ट्रीय हीरो हो जाएगा तब 30 जनवरी का क्या होगा? अभी तक यह गांधी निर्वाण दिवस है, आगे चलकर गोडसे गौरव दिवस बन जाएगा। और लगातार प्रयत्नशील हैं आरएसएस के लोग, हिंदू संगठन लगातार प्रयत्नशील हैं इस देश में गोडसे को गौरव के रूप में स्थापित करने के लिए। मित्रों, इस विसंगत को बहुत पहले देख रहे थे हरिशंकर प्रसाई जी, और वे बताते हैं कि जब जब 30 जनवरी को गोडसे की जय जयकार होगी तो यह बताना ही पड़ेगा कि उसने कौन से महान कार्य किया था और बताया जाएगा कि इसी दिन उस वीर ने गांधी को मारा था। तो ये स्थिति है भारतवर्ष में, सारी चीजें उल्टी हो गई हैं। इसलिए विकलांग श्रद्धा के दौर में, और जैसा कि आप लोगों का विषय है विकलांग श्रद्धा का दूसरा दौर, उस दौर में सारी स्थितियां उल्टी पड़ गई हैं। पहली सरकार के बाद हरिशंकर प्रसाई कहते हैं कि पहली सरकार को दूसरी सरकार नंगा कर रही है और दूसरी सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडरवियर पर घूम रहे हैं, उन्हें नंगेपन की कोई चिंता नहीं। बुद्धिजीवियों को जेल भेज दिया जा रहा है और आज भी बुद्धिजीवी जेल ही नहीं गए। बरबर राव जेल में है, कई गौतम नवलखा जेल में है, सुधा भारद्वाज जेल में है। आप देख लीजिए, जेल ही में नहीं है बल्कि बुद्धिजीवियों की हत्या की गई। नरेंद्र दोभलकर की, जो महाराष्ट्र के थे और जिन्होंने अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष किया, उनकी हत्या हुई।
गोविंद पानसरे की हत्या हुई, गौरी लंकेश की हत्या हुई, कुलबुर्गी की हत्या हुई, और आज तक कोई सीआईडी पता नहीं लगा सका कि इनके हत्यारे कौन थे। एक तरफ नरेंद्र डोभालकर की हत्या का पता नहीं लग रहा है महाराष्ट्र में, और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का पता सीआईडी लगाने वाली है। मित्रों, 13 में ही नरेंद्र डोभालकर की हत्या हुई थी, लेकिन आज तक पता नहीं चला। तो इस तरह लगातार इस विकलांग श्रद्धा के दौर में ये हरिशंकर प्रसाई जी चीजों पर व्यंग कर हैं और कहते हैं कि फिर श्रद्धा का कोई दौर है इस देश में। जैसा वातावरण है उसमें किसी को श्रद्धा रखने में संकोच होगा। श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रत्ती में बिक रही है। विश्वास की फसल को तुषार मार गया है। इतिहास में कभी किसी जात को इस तरह श्रद्धा और विश्वास से हीन नहीं दिखाया गया होगा। जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी उसे नंगा किया जा रहा है, और जो नया नेतृत्व आया है उतावली में अपने कपड़े खुद उतार रहा है। कुछ नेता तो अंडरवियर पर ही हैं। कानून से विश्वास चला गया, अदालत से विश्वास छीन लिया गया, बुद्धिजीवियों को की नस्ल पर ही शंका की जा रही है, डॉक्टरों को बीमारी पैदा करने वाला सिद्ध किया जा रहा है। कहीं कोई श्रद्धा और विश्वास नहीं है। तो ये स्थिति है कि जो लोग सत्ता का विरोध कर रहे हैं आज मित्रों, वे लोग देशद्रोही कहे जाते हैं। अगर आप सत्ता का विरोध करते हैं तो देशद्रोही हैं, और उसका भारतीय मीडिया धड़ल्ले से प्रचार करता है। तो आप सोचिए कि जो हरिशंकर प्रसाई आज की विसंगतियों पर जिस तरह चोट कर रहे थे, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी व्यंग के माध्यम से लिखा है, सदाचार का ताबीज हो या वैष्णव की फिसलन हो या निठल्ले की डायरी हो या तुलसीदास चंदन घिसे, ये जितने निबंध हैं उनके, उन निबंधों की आज भी आवश्यकता है। उनमें ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के, और हमें लगता है कि जब तक ये मुद्दे बने रहे तब तक इस देश में कोई ना कोई हरिशंकर प्रसाई की जरूरत बने। जी जी जी, मैं इस अवसर पर पुनः हरिशंकर प्रसाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आज की समय की भी बहुत बड़ी जरूरत है हरिशंकर प्रसाई और उनके जैसे लेखक जो हमारी विसंगतियों का पर्दाफाश कर सके, और इसके लिए मैं उन्हें बार बार याद करता हूं। मित्रों, बहुत बहुत मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया रविंद्र जी। और सही में जो बात मैं शायद उतनी अच्छे से नहीं कह पाता, या तो जो हम रविंद्र जी ने कितने अच्छे तरीके से हमें समसामयिक दौर में हरिशंकर प्रसाई जी की प्रासंगिकता के बारे में बताया, समसामयिक मुद्दों को उठाया, और इसके लिए मैं रविंद्र जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने शायद एक नई पीढ़ी को उनमें एक उत्सुकता जगाई होगी कि वो फिर से अब आज के दौर को देखते हुए फिर से हरिशंकर प्रसाई को पढ़ने जाए। तो इसके साथ ही मैं अपने अगले वक्ता और हमारे आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे कॉमरेड शशि कुमार जी का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। कॉमरेड शशि कुमार जी एक बहुत ही सक्रिय ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और उनके साहित्य की दुनिया से वो काफी जुड़े रहे हैं। यहाँ तक कि जितने भी साहित्यिक कल्चरल जन संगठन है उन सब में शशि कुमार जी काफी सक्रिय रूप से भागीदारी करते रहे। और अगर हम प्रलेस घाटशिला की या मैं अपनी निजी रूप से बात करूं तो हरिशंकर प्रसाई जो चेतना जगाते हैं हमने, उनकी कहानियां, उनके व्यंग्य जो हमें चेतना जगाते हैं, उसको जीवन में कैसे ढालना है ये हम शशि जी से सुनकर, शशि जी की जीवन को देखकर सीखते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूं कि मैं शशि जी को आज इस बात पे फिर से सुन पाऊंगा। कॉमरेड शशि कुमार जी कृपया अपना वक्तव्य पेश करें। धन्यवाद आरती जी, रविंद्र नाथ राय जी और तमाम
राशि परसाई जी पर बोलने के पहले मैं आपसे बता दूं कि इस देश में या पूरी दुनिया में बहुत सारे लेखक हुए और हैं, बहुत सारे लेखक हैं जिनके पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, कुछ लोग पीएचडी और की डिग्री लेके रिसर्च करने वाले लोग हैं, लेकिन परसाई एक ऐसे लेखक हैं जिनको जीने वाले लोग, बहुत कम लेखक हैं दुनिया में जिनके जीने वाले लोग हैं। उसका कारण ये है कि परसाई जी की रचना जीवन से जुड़ी। जीवन से मेरा तात्पर्य ये है कि स्वतंत्रता के पहले अगर साहित्य में अगर ध्यान दें तो प्रेमचंद आते हैं, और आजादी के बाद अगर भारतीय समाज को, भारतीय राजनीति को समझना है तो हरिशंकर प्रसाद। हरिशंकर प्रसाद ऐसे लेखक हैं जो समाज के किसी भी तबके, विश्वविद्यालय हो, राजनीति हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, चाहे कहीं भी हो, स्कूल हो, धार्मिक स्थल हो, कोई विषय नहीं है जिसके विसंगतियों पर परसाई ने चोट नहीं किया। कहावत यार है कि ऊंट से किसी ने कहा कि तुम्हारी गर्दन टेढ़ी है, ऊंट ने कहा जरा गौर से देखना कोई अंग सीधे भी है क्या। तो देश के जो टेढ़े टाढ़े अंग है आजादी के बाद से, उसको बाखूबी परसाई जी ने देखा है। रविंद्र जी से क्षमा के साथ अभी का जो दौर है कि सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे प्यारा शब्द मित्रों हमसे छीन लिया गया अभी के दौर में। और अभी के दौर में दूसरी बात ये है कि हम समझ सकते हैं कि जो हमारा संसदीय जनतंत्र है, इस जनतंत्र में विधायिका चलिया है, कार्यपालिका भ्रष्ट है और न्यायपालिका महंगी है और आवाज उठाने वाले पर जुल्म है। ये दौर चल रहा है। इस दौर में हम परसाई जी को याद करना चाहते हैं। और जब आप कह रहे थे कि अपने समय को ठीक से पहचानना, तो जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं बहती धारा में, समय भी एक धारा है, और फिर दूसरा डुबकी लगाते हैं तो हम समझते हैं पानी वो है। पानी तो वो नहीं है, वो पानी बह चुका होता है। तो बहते हुए पानी में समय को जो ठीक से पहचान लेता है, वही हम समझते हैं कालजयी रचना कर सकता है। तो परसाई जी को याद करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि परसाई जी लिखे बहुत छोटी छोटी, और जहां तक सवाल है विधा और शैली का, हो सकता है हमसे सारे लोग इतराज सहमत न, लेकिन मैं समझता हूँ लेख शकल में है, गद्य लेख के शकल में है, उसको विधा का स्वरूप दे सकते हैं। लेकिन व्यंग शैली तो कविता में भी है, कहानी में भी है, उपन्यास में भी है, व्यंग सारे जगहों पर। और परसाई ने व्यंग को, उनके शब्द में एक है तो कुछ लोग व्यंग को दांत निपोड़ने की चीज कहते हैं। परसाई जी ने व्यंग को दांत निपोड़ने की चीज नहीं बनाई है, बल्कि परसाई जी ने समाज के विरूपताओं पर वो तीर है जो नाभि में लगे, ये व्यंग है जो परसाई जी जिस अंदाज में व्यंग करते हैं। उनके एक व्यंग रचना से मैं बात शुरू करना चाहूंगा। व्यंग रचना ये है कि परसाई जी को एक मित्र कहते हैं कि चलिए मेरे घर सरिता ने बुलाया है। सरिता उनकी पत्नी का नाम है। और परसाई जी जब वहां घर पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि घर में सरिता क्या, एक नाला भी नहीं निकला, अमादे में पर्दे से बाहर सिर्फ बिल्ली थी। और वहां चाय वाय पी के चले। फिर दूसरी बार जब वो पहुंचते हैं तो इस बार उस सज्जन ने नहीं कहा कि सरिता ने बुलाया है। जब पहुंचते हैं तो सरिता घर से निकली और बोली कि अभी हमको काम पर जाना है। एक आदमी के खर्चे में घर चलता है नहीं चलता है ना। फिर परसाई कहते हैं कि जब औरत मुक्ति का सवाल आएगा तो एक आदमी के कमाई से घर का खर्चा नहीं चले तो औरत मुक्ति के लिए आगे बढ़ेगा। मैं दूसरी रचना इसकी चर्चा सत्यम ने किया है, वो मध्यवर्गीय कुत्ता,
मैं उसके थोड़ा सा ये कर देना चाहता हूँ कि मध्यवर्गीय कितना लिखने का उनका मकसद, उसमें जो कुत्तों का आज नस्ल और ये सब है अपनी जगह पर कायम है, लेकिन मध्यवर्गीय मानसिकता पर जो है, एक दिन जब वो कुत्ता घायल पड़ा मिलता है तो हरिशंकर परसाई वहां पहुंचते हैं और कहता है कि ये कुत्ता क्या घायल पड़ा है, तो हुआ कि उसको आवारा कुत्तों ने काट खाया। तब वो कहते हुआ यूं होगा कि रात में किसी खास खतरे के अंदेशा से अगर ये आवारा कुत्ते भौंक लगाते हैं तो ये कुत्ता भी उसके साथ भौंक लगाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और दिन में जब अपने मालिक के साथ रहता है तो आवारा कुत्तों पर भौंकता है। ये है मध्यवर्गीय मानसिकता। क्योंकि मैं मजदूरों के शहर में रहता हूँ, मजदूरों पर से जो थोड़े ऊपर मध्यवर्गीय अधिकारी हैं, उनकी मानसिकता करीब यही है मध्यवर्गीय मानसिकता। और मैं दूसरी रचना से आपको बात याद दिलाना चाहूंगा। जब राजीव गांधी कह रहे थे कि हम 21वीं सदी में जाएंगे, तो 21वीं सदी में जाने की बात कर रहे, तो उन्होंने ठीक 31 दिसंबर की रात को 21वीं सदी के पहले वो पहुंचते हैं रेलवे के इंजीनियर के, और कहते हैं कि 21वीं सदी में जा रहे हैं ना। रेलवे का इंजीनियर कहता है हाँ बस तैयार ही था, लेकिन बिल्ली रास्ता काट गई। उसके बाद वो पहुंचते हैं कंप्यूटर के इंजीनियर के यहाँ, उससे पूछते हैं कि 21वीं सदी में जा रहे हैं ना। कहा भाई तैयार ही हूँ। बोला क्या लेके जा रहे हैं 21वीं सदी में? तो कंप्यूटर के इंजीनियर कहते हैं कि मैं एक कंप्यूटर और दूसरा हनुमान चालीसा लेके जा रहा हूँ। हनुमान चालीसा क्यों लेके जा रहे हैं? हनुमान चालीसा इसलिए ले जा रहा हूँ कि जब कंप्यूटर खराब होगा तो हनुमान चालीसा पढ़ के ठीक करूंगा। ये वैज्ञानिक सोच पर जो आक्रमण है, जैसे और एक डॉक्टर की भी चर्चा उन्होंने की है कि बाहर में साइंटिस्टों की तस्वीर है और घर में कुछ और तस्वीर है। एक आदमी में जो दो आदमी, उस पर उन्होंने चर्चा की। यहाँ तक कि अपने व्यंग रचना में मार्क्सवादियों के दोहरेपन भी चर्चा की। एक दोहरापन ऐसा है मार्क्सवादियों का, अब मैं बता दूं, लिखते हैं कि हमारे कुछ लोगों के घर एक बाप होते हैं, कुछ लोगों के दो बाप होते हैं, कुछ लोगों के कई एक बाप होते हैं। एक आदमी के 12 बाप थे, संयुक्त मंत्रिमंडल टूट जाने के बाद कम बाप हो गया। मेरे एक मित्र थे, उनके भी 2 बाप थे। उनसे जब रेल में मिला तो वो सर मुंडन कराए हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ है, क्या कर रहे हो? बोला मेरे फादर गुजर गए हैं। मैंने कहा वाकई इनके फादर गुजर गए हैं। इनके भी 2 बाप थे। 25 वर्षों से इन्होंने अपने मार्क्सवाद को अपना बाप बना के रखा था, आज गुजर गए, उनका सर मुंडन करा दिया। उसके बाद जब उनसे पूछते हैं कि आपके थैले में क्या है, वो कहाँ जा रहे हो? तो बोले प्रयाग जा रहे हैं। उसकी लंबी चर्चा मैं नहीं करना। पूछते हैं थैले में क्या है? बोला इतना भी नहीं समझते, इसमें अस्थि कलश है। परछाई लिखते हैं अस्थि कलश नहीं है, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जिसे आप प्रवाह। तो परछाई जी अपने समय को बहुत ये तरीके से चोट करते। आगे और रचना की बात आपने कहा, विकलांग श्रद्धा का दौर, तो खैर वो है। मैं श्रवण कुमार के कंधे की बात करना चाहता हूं। श्रवण कुमार के कंधे की चर्चा करते हुए वो कहते हैं बस एक लाइन में कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के कंधे पर बैठ जाती है, खुद तो दिखता नहीं। इशारा समझ रहे हैं, इसे नए सोच जो जनरेशन गैप है उस पर वो लिखते हैं। परछाई जी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है उस पर लिखते हैं। परछाई जी लेखकों पर भी लिखते हैं। परछाई जी लिखते हैं कि आजकल 2 लेखकों की बहुत अच्छी छन रही। बोला क्या है? तो दोनों मिलकर तीसरे की खटिया खड़ी कर। फिर लिखते हैं कि किसी लेखक को सजा देना हो तो क्या करना चाहिए?
वो कहते हैं कि एक लेखक को बुलाओ और उसके मुंह पर दूसरे लेखक की तारीफ करो, उसकी सजा हो जाएगी। परसाई जी का आपने चर्चा किया है भोला राम के जीव का, तो समाज के दूसरे हिस्से के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आपने भ्रष्टाचार वो नारद के बहाने जो है देख रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज देखिएगा कि जब वो आला अधिकारी बोलता है कि भोला राम का आवेदन आता था लेकिन उसमें ओझल नहीं रखा, तो नारद गुस्से में अपना बीना उसके फाइल पर रख देते और नारद के बीना को किनारे उठाकर रखता है अधिकारी और कहता है कि लड़की बहुत अच्छा भजन गाती। अब देखिए इस देश में धार्मिक लोग नारद के बीना को रिश्वत के तौर पर उसमें रख लेते हैं और तब वो अधिकारी पूछता है तो नारद के दिमाग में आता है शायद ये ऊंचा सुनते हैं, तो किसका फाइल, तो वो कहते हैं भोला राम का जीव, तो उस फाइल से आवाज आती है कौन डाकिया पेंशन आया है क्या। तो इस देश में लाल फीताशाही का जो तबाही बरपा हुआ है, इस देश पर, इस देश के समाज पर एक किरानी दूसरा किरानी, ये है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, विश्वमान भवन में शायद पुलिस डिपार्टमेंट का पेंशन उन्सन का कुछ कारोबार होता है। एक अधिकारी रिटायर करने के बाद वहां चक्कर लगा रहे थे और नीचे चाय दुकान पर चर्चा कर रहे थे कि ये लोग रिटायर होने के बाद भी घूस मांगता है, तो दूसरे ने कहा कि ये घूस नहीं है, तो कमीशन है जो आपने पहले किया है वो उसका रिजल्ट। तो परसाई के समय की बात और आज के समय की बात पर जो हम चर्चा करेंगे, तो परसाई जी समाज के कौन से अंग हैं जिनको छुए नहीं, सारे अंगों को छुआ। सारे अंगों को छूने का मतलब समाज के तमाम विसंगतियों पर परसाई ने हमला किया। और आज की तारीख में परसाई जी को याद करना इसलिए जरूरी है कि उनकी जितनी रचनाएं हैं और उनकी जिंदगी, मैं जमशेदपुर शहर से आता हूँ, 79 में जमशेदपुर में दंगे हो गए, उर्दू साहित्य के बहुत बड़े लेखक जक्की अनवर शहीद कर दिए गए। परसाई जी को एक यूनियन के सम्मेलन में रिसेप्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, वो छपा हुआ है, उसमें उन पर का देखिए कि किस तरह वो मार्मिक वक्तव्य देते हैं कि एक लेखक की हत्या कैसे हो जाती है, जहां मजदूर आंदोलन भी मजबूत है, जहां लेफ्ट भी है, जहां डेमोक्रेट भी है। इस तरह जमशेदपुर शहर जो मजदूरों का शहर है, वहां दंगा भाई और भाई का गला काटता है और जक्की अनवर जैसे लोग शहीद कर दिए जाते हैं। एक लेख में भी उस पर चर्चा करते हैं परसाई। तो एक छोटे शहर का चर्चा परसाई जी इस तरह करते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेके बड़ी बात। छोटी चीजों से तात्पर्य है कि एक लड़की 5 दीवाने, ये तो छोटी चीज है, हमको लगता है कि छोटा चीज है, लिख दिए। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ जनतंत्र, आप आए दिन देखते रहते हैं ये फलाने नेता के कर कमलों से उद्घाटन होगा, उसके प्रसंगवश तो इनके कर जो कमल हो गए। दूसरी बात मैं बताइए, एक यूनिवर्सिटी में परसाई जी का अपना अनुभव शेयर करते, यूनिवर्सिटी में परसाई जी को वक्तव्य देने के लिए बुलाया गया। परसाई ने कहा मैं तो यहाँ आता हूँ क्योंकि मेरी जीविका है लेखन, तो मैं आने के बाद पैसा लेता हूँ, क्यों नहीं आप किसी मंत्री को बुला लेते। तो शायद प्राचार्य और या वीसी जो भी हो, उसने कहा कि नहीं एक बार बुलाया था। तो मंत्री जी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। बच्चों ने कहा कि मैंने आपको नहीं बुलाया। फिर दोबारा बुलाया, बच्चों को पूरी हिदायत दी कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब मंत्री जी आए तो बच्चे कुछ नहीं बोले, लेकिन मंत्री जी जब बोलने लगे तो हॉल में बच्चे जूता चप्पल रगड़ने लगे, पूरा हॉल गूंज उठा। इसलिए मैं मंत्री जी को नहीं बुलाता। एक और दूसरी बात परसाई की रचना थे
लेखकों पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा, इमरजेंसी का दौर था, एक जगह साहित्यिक समारोह था, बाबू जगजीवन राम जी पहुंच गए थे, तमाम लेखक लोग ये थे, तमाम लेखकों ने वक्तव्य दिया जिसमें यूं कहिए कि जगजीवन राम के केंद्र में रख के दिया या जगजीवन राम पर कसीदे कहे गए। परसाई लिखते हैं कि साहित्य प्रसिद्ध जगजीवन राम। तो जो साहित्य में जो चाटुकारिता है, साहित्य में जो सत्ता के, साहित्य का क्या है, साहित्य कम से कम इतना तो हो, सत्ता का विरोधी नहीं हो, तो कम से कम समाज के विरूपताओं को देखते हुए साहित्य सत्ता के समानांतर रहना चाहिए। परसाई की रचना न सिर्फ सत्ता के समानांतर थी, बल्कि परसाई ने सत्ता के विपरीत उनके विसंगतियों को तीर की तरह भेजा। आप देखिए राजनीतिज्ञों पर वो जब व्यंग करते, जब स्पेस में गया तो हल्ला हुआ कि स्पेस में गए, तो परसाई लिखते हैं एक स्पेस में गया है तो बहुत हंगामा हो रहा है, जयप्रकाश नारायण 12 वर्षों से स्पेस में है, कोई चर्चा नहीं हो रहा है। सीधे नाम लेते, वाजपेयी का नाम लेके लिखते हैं, वाजपेयी का नाम लेके लिखते हैं कि बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन घर जाके समझिएगा, हाँ घर जाके देखेगा तो क्या बोला ये नहीं समझ पाइए। ये है परसाई जी की रचना। परसाई जी अपनी रचनाओं में दूसरे, एक मैं भूल रहा हूँ, दूसरे व्यंग की चर्चा मैं करना चाहता था, कर नहीं पा रहा हूँ। जो परसाई की रचना के बारे में व्यंग क्या है मैं भूल रहा हूँ, अभी किताब भी नहीं लाया। विकलांग श्रद्धा का दौर तो है ही, आवारा भीड़ के, हाँ तुलसीदास चंदन घिसे के एक प्रसंग से मैं आपके सामने रख के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि वो चर्चा कुछ इस तरह है कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वहां उसने रघुवीर को शोषक के रूप में पेश किया है कि तुलसीदास से बहुत मेहनत करवाते हैं, और है ना, लालन की नहीं बुढ़िया, हंसन की नहीं 5 साधु न जगे जमात। तो संतन की भीड़ तो हो ही नहीं सकती उसमें। और तो आगे कहते हैं कि लुच्चन की भीड़, डरते भी नहीं थे। फिर आगे तुलसीदास जी के रचनाओं पर चर्चा करते हुए वो लिखते हैं, उनकी चौपाइयों से वो लिखते हैं कि जब वो कहते हैं फलवादी लोग, तुलसीदास जी कैसे समन्वयवादी फलवादी हो जाते हैं। बिनु हरि कृपा तिर नहीं होले, कोई है सो जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। फिर वो लिखते हैं कर्म प्रधान है विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मतलब कर्मवादी हो जाते हैं। स्त्री के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। फिर कहते हैं कि नहीं, तुलसीदास वो बहुत करुणा में भी लिखते हैं कि कहीं विधि रचे नारी यगमाही, प्रायधीन सपने सुख नाही। फिर वो आगे लिखते हैं कि कादर मन के एक अधारा, दैव दैवान। तो आप देखिए उनके विसंगतियों को भी हरिशंकर परसाई छोड़ते नहीं है। माटी कहे कुम्हार से, उसको आप देख लीजिए। कबीरदास को लेके वो जहाँ जाते हैं, धार्मिक बिंबों को जब उठाते हैं, जैसे आप सुदामा का जब उठाते हैं तो सुदामा जी जाते हैं और उनका आशय बता देते हैं कि वो कांख में जो मोटरी लेके जाते हैं वो वहां चावल उनको खाते हैं, उसके बदले उनके राज सत्ता उनको घर द्वार दे दिया जाता है। सुदामा को उसको इस सेंस में देखते हैं परसाई कि राज सत्ता में जब वहां गए वो राजा से मिलने तो चावल का गठरी तक भी नोच लिया, ऐसा भ्रष्टाचार था। राज सत्ता का ऐसा भ्रष्टाचार है, चावल का गठरी तक नोच लिया। फिर चूंकि सुदामा है, पंडित है, बुद्धिजीवी है, तो बुद्धिजीवी को ऑबलाइज नहीं करेंगे तो पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए उनको घर द्वार दे दिया, उनका अच्छा खासा बना दिया। तो आज के समय को आप देखिए कि किस तरह राज सत्ता से जुड़े हुए लोग राज सत्ता से जुड़ने वाले लोग किस तरह दलाली करते हैं, उस पर भी ध्यान दें। लेखों के बारे में मैं दूसरे हवाले से करना चाहूंगा कि डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी गया के थे,
कहानी के बहुत अच्छे जानकार थे, उनकी बात मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि लेखक है 3 तरह के होते हैं, एक बिकाऊ लेखक होते हैं, एक कमिटेड लेखक होते हैं, एक फरमाइशी लेखक होते हैं। ऐसे लेखक जिनको फलाने विषय पर बोल दो लिख के लेके आते हैं, तो फलाने विषय पर ले आओ, इस पर लिख के ले आओ, उस पर ले आओ। तो डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी कहते हैं कि ऐसे लेखक सिर्फ होटल के बैरा की तरह है, जिनको ऑर्डर दिया जाए टोस्ट ले आओ, बटर ले आओ, डबल आमलेट ले आओ। ऐसे लेखकों की भी संख्या है, आज ही नहीं पहले भी थी। परसाई अपने लेख में लिखते हैं कि देश में जब आजादी का जंग चल रहा था तो कुछ ऐसे लेखक भी थे जो सूर्य के किरणों का नर्तन पत्तों पर देखते। यानी भगत सिंह जब शहीद हो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे। इसलिए मैं परसाई को याद करते हुए वर्तमान समय के बारे में, सिर्फ आज के समय में, वो मेरा ख्याल है किसकी कविता है भूल रहे हूँ, लेकिन वो गैर राजनीतिक बुद्धिजीवियों के नाम जब है वो कविता है कि जब जिंदगी और मासूमियत दोनों अंदर से बुझ रही थी तो तुम क्या कर रहे थे। आज ये सवाल है लेखकों के सामने और इस पर विचार करने की जरूरत है। और प्रेमचंद, जो रविंद्रनाथ राय जी ने प्रेमचंद के पहले वक्तव्य का हवाला दिया है, उसमें है कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। सज्जाद जहीर ने आगे बढ़ाया 44 में, वो लिखते हैं कि जब हुस्न का मेयार बदलने लगा, और हुस्न का मेयार जब बदलने लगा तो बहुत सारे लोग आए, जिसमें परसाई भी है, बहुत सारे लोग हैं। आज हुस्न के मेयार को हर बार अभी के समय में फिर जरूरत है हुस्न के मेयार के बदलने की, लड़ाई लड़ने की। इसी शब्द के साथ मैं हरिशंकर परसाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शेखर मल्लिक, आरती जी, रविंद्रनाथ राय जी और तमाम साथियों को सर धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। और कोई सवाल है तो पूछ। शशि जी, थोड़ी गुस्ताखी सर, मुझे आपका वक्तव्य एक बहुत अच्छा लगता है जब आप बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी के टीले पर समाजवाद की। मैं चाहता था कि वो भी, उसका भी एक दस्तावेजीकरण के रूप में वो भी लाइव पर आए। अगर आप हरिशंकर परसाई के टीले पे समाजवाद की आप कुछ उसके बारे में 2 वाक्य कह पाए, जो वो वामपंथ में सेक्टेरियनिज्म पे हरिशंकर परसाई जी लिखते हैं, टीले पर समाजवाद। हाँ वो तो है, वो समाजवाद की चर्चा आपने कर दी तो याद आ गया। हमेशा वो समाजवाद आएगा बहुत हंगामा था इस देश में। हंगामा इसलिए था कि दुनिया में इनकलाब हो गया था, दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर और सारे लोग पराजित हो गए थे। 1000 तबाहियों के बाद देश के करोड़ों दिलों का धड़कन उस वक्त समाजवाद था। इसलिए जो समाजवादी नहीं थे, जो समाजवाद नहीं चाहते थे, उन्होंने भी समाजवाद का नारा दिया। ऐसे दौर में परसाई जी लिखते हैं कि सब लोग समाजवाद लाना चाहते हैं तो समाजवाद टीले पर आ गया। उसमें संसोपा पहुंचे, दूसरे पहुंचे, उसमें पीपुल्स डेमोक्रेसी वाले पहुंचे, नेशनल डेमोक्रेसी रिवोल्यूशन वाले पहुंचे, नवजनवादी क्रांति वाले पहुंचे, और सारे लोगों ने टीले पर पहुंच के समाजवाद को पकड़ा और उसको खींचने लगे कि तुमको चलना है तो हमारे रास्ते से चलना है। और बहुत डिटेल याद नहीं है, इसलिए मैंने आपसे क्या, ये है उसका उनका सेंस समाजवाद लाने का, और वो लटका हुआ है। और कुछ है क्या? हमसे और कुछ उम्मीद है तो बोलिए। नहीं सर, ठीक है। और असल में यही, ये जो वही है कि उसमें अंत में फिर सब जो राजनेता है आपस में लड़ लेते हैं, समाजवाद भाग जाता है। हाँ वही। तो खैर, और जैसे आज का वेबिनार के अब हम अंत पे आ चुके हैं, और आज सभी वक्ताओं के वक्तव्य से हमें जानने को ये भी महसूस हुआ कि हरिशंकर परसाई जी सही में एक इतिहास के बड़े साहित्यकार ही नहीं है, उसके साथ साथ वो मौजूदा दौर में कितने प्रासंगिक है। अगर हमारे साथ कोई नए साथी जुड़ रहे हैं और कोई इस वक्तव्य को देख रहे हैं, वक्तव्यों को देख रहे हैं, और साथ ही साथ समसामयिक मुद्दों पे इनकी प्रासंगिकता को देख रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जाकर वो हरिशंकर परसाई को पढ़ें, या तो मुझे मैसेज करें, मैं खुद किताब आपके पास उपलब्ध कराऊंगा। मगर हरिशंकर परसाई को आज के दौर में पढ़ने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, और उनके जगाए हुए चेतना से हम स्वयं के व्यवहार में क्या तब्दील कर सकते हैं, क्या तब्दीलियां ला सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, वो सीखकर खुद को
सच्चे रूप से प्रगतिशील, सच्चे रूप से जनवादी बनाना चाहिए हमें। तो इसी के साथ साथ मैं कॉमरेड शशि कुमार का, रविंद्रनाथ जी राय जी का और आरती जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आज यहाँ पे शामिल हुए और हमें काफी सारी नई बातें, काफी सारे नए दृष्टिकोण से परसाई को देखने में हमारी मदद की, साथ ही साथ उनकी प्रासंगिकता समझाने में हमें और हमारे दर्शकों की मदद की। और मैं इप्टा घाटशिला का, खासकर शेखर मल्लिक भैया का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज के इस आयोजन को होस्ट किया और इस आयोजन को ऑर्गेनाइज किया। और इसी के साथ साथ मैं आज का वेबिनार खत्म करता हूँ हरिशंकर परसाई जी की स्मृति को सलाम करते हुए।